नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लेक्चर में बात करेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए, भारत में स्थित फूट का परिस्थितियों का फायदा उन्होंने उठाया, साम दाम दंड भेद की नीति उन्होंने अपनाई और अंततः वो भारत पर एक लंबे समय तक शासन करने में सफल रहे। इस शासन के दौरान ना केवल उन्होंने अपनी जेबों को भरा, परंतु एक भारत का जो गौरवशाली इतिहास था, एक आत्मसम्मान की जो परंपरा थी, उसे भी रौंद कर रख दिया। हालांकि अगर आप इस पूरे परिप्रेक्ष्य को देखें तो कहीं ना कहीं उस समय की जो परिस्थितियां हैं वो ज्यादा इस बात के लिए जिम्मेदार थी, क्योंकि ये वो दौर था जब लगातार हर कुछ सालों के अंदर सत्ता का परिवर्तन हो जाता था। आप अगर हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ें तो आप देखेंगे 200-300 साल तक कोई एक राजवंश टिकता है और उसके बाद कुछ नया वापस आ जाता है, तो जनता जो है बदलाव की आदी हो चुकी है। उनके लिए क्या मुगल, क्या दिल्ली सल्तनत, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे आपको इस चीज को समझना होगा कि हमेशा वो व्यक्ति टॉप पर रहा जिसने परिस्थितियों का सबसे बढ़िया फायदा उठाया। परिस्थितियां तो सबके सामने थी, मौके तो सबके सामने थे, परंतु इसमें से फायदा उठाने वाले कुछ ही लोग बने और इसी में से एक थे अंग्रेज भी। मैंने इससे पहले एक और लेक्चर किया था जिसमें मैंने आपको भारत में पुर्तगाली और डचों के आगमन की कहानी सुनाई। पुर्तगालियों के आने के आप समझिए कि लगभग 100 साल बाद, अगर एग्जैक्टली बोलो तो 110 साल बाद, 1498 में पुर्तगाली आए थे और 1608 में पहला अंग्रेज विलियम हॉकिंस भारत आया समुद्री मार्ग से। तो कहने का मतलब है कि 110 साल का गैप है इन दोनों के बीच में, परंतु इसके बाद भी अंग्रेजों को कई ऐसे मौके मिले जिनको उन्होंने पूरी तरह से भुनाया और पुर्तगालियों को एक तरफा कर दिया। तो दोस्तों, आज बात करते हैं भारत में किस प्रकार अंग्रेजी और उनके बाद फ्रांसीसी शक्तियों ने अपने पांव जमाए। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिजिटल तैयारी के इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, छोटी सी घटना वापस रिकॉल करा देता हूं मैं। 1453 कुस्तुनतुनिया या वर्तमान के इस्तांबुल पर महमद द्वितीय ओटोमन साम्राज्य का कब्जा। यूरोप का जो व्यापार है एशिया से एकदम ठप पड़ गया। अब यूरोपीय व्यापारियों को भारत आने का एक नया मार्ग खोजना था। सारी यूरोपीय शक्तियां उसमें लग गई। सफल हुए पुर्तगाली। 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा ने भारत आने का मार्ग खोज लिया। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने अरब सागर में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। किसी भी नई यूरोपीय शक्ति को वो आने नहीं दे रहे। तो ऐसी स्थिति में, और दूसरी बात एक और है, कई सारी यूरोपीय शक्तियां जो है, खासकर जैसे अंग्रेज है, उन्हें भारत आने का मार्ग भी नहीं पता है, तो आएंगे कैसे। ये एक आप समझिए लक बाय चांस की बात थी कि 1578 के अंदर एक अंग्रेज कप्तान थे। 1578 के अंदर सर फ्रांसिस ड्रेक, ये एक अंग्रेज कप्तान थे, फ्रांसिस ड्रेक। तो बेसिकली ये यूरोपियन शक्तियों की आपस में लड़ाइयाँ तो होती रहती थी। इसी में एक लड़ाई हुई समुद्र में। सर कप्तान थे अपने फ्रांसिस ड्रेक ब्रिटेन के, और पुर्तगालियों का एक व्यापारिक जहाज था, ज़्यादा कोई बड़ा जहाज नहीं था, उसको इन्होंने लूट लिया। फ्रांसिस ड्रेक ने लूट के सामान के साथ इनके हाथ में एक नक्शा लगा और काफ़ी सामान भी लगा। तो पता चला कि ये जहाज जो है भारत से आ रहा था और इन नाविकों के पास भारत जाने का नक्शा था। अब ये नक्शा सीधा इंग्लैंड के दरबार में पहुंच गया। तो अब इंग्लैंड वालों को भी भारत आने का रास्ता मालूम है। वर्ष 1600 के अंदर इंग्लैंड के कुछ व्यापारी और इंग्लैंड के जो राजा थे, उनके आपसी सहयोग से एक कंपनी खड़ी की गई जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को दक्षिण पूर्व एशिया में, या आप कह सकते हैं पूर्वी एशिया के तरफ व्यापार करने का इंग्लैंड सरकार से या इंग्लैंड के राजा से जो है अनुमति मिल गई। उसी के बाद उन्होंने भारत आना निश्चित किया और 1608 में विलियम हॉकिंस अपने जहाज हेक्टर से पहली बार जो है भारत पहुंचा।
उस समय भारत में जहांगीर का शासन था, अकबर का पुत्र था। जहांगीर से जाकर विलियम हॉकिंस मिला, बड़े अदब से उसने बात भी करी। जहांगीर उससे बड़ा प्रभावित भी हुआ, खुश भी हुआ, परंतु जहांगीर उन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति नहीं दे सका, क्योंकि इस समय तक मुगलों के और पुर्तगालियों के संबंध बहुत अच्छे थे। पुर्तगाली जो है वो मतलब सामुद्रिक व्यापार से एक बड़ा धनराशि जो है वो मुगलों को देते थे, अच्छा काम चल रहा था। ऐसी स्थिति में मुगल्स जो हैं पुर्तगालियों को नाराज नहीं करना चाहते। हालांकि पुर्तगालियों की ऐसी कई सारी बातें थी जिनसे मुगलों का और पुर्तगालियों का आपस में कई बार छोटा मोटा झगड़ा होता था। जैसे धर्म परिवर्तन की बात थी, मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा, उन्होंने अकबर का भी धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करी। तो कई स्थानों पर जो है पुर्तगालियों से मुगल्स जो है वो थोड़ा सा घृणा भी करते थे। अब अंग्रेज भारत में आ गए हैं और पुर्तगाली ये बात जानते हैं कि यूरोप में कई बार जो है अंग्रेज हमें, चाहे समुद्री युद्ध हो चाहे स्थल के ऊपर युद्ध हो, हमें पटकनी दे चुके हैं, यहां पर अंग्रेजों को जमने नहीं देना है। तो लगातार वो एक तो मुगल बादशाह से भी शिकायत कर रहे थे, साथ ही साथ जो भारत का तटीय इलाका था उस तटीय इलाके में भी अंग्रेजों को सेट नहीं होने दे रहे थे। अंततः 1611 के अंदर एक लड़ाई हुई जावली, सूरत के पास। जावली की लड़ाई में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। यह बात पहुंची मुगल दरबार में। हालांकि इसके बाद एक घटना और हुई जिसने पुर्तगालियों का भारत में इतिहास बदल दिया। पुर्तगालियों ने क्या किया कि अरब सागर से एक मुगल जहाज जा रहा था, जो हज यात्रियों को लेकर जा रहा था, उस जहाज को इन्होंने लूट लिया। मतलब आप मुगल सल्तनत का जहाज ही लूट लेंगे। इससे तो फिर जहांगीर बड़ा नाराज हुआ और उसने अंग्रेजों को 1611 में पहली अपनी व्यापारिक कोठी सूरत में खोलने की अनुमति दे दी। 1615 के अंदर एक और अंग्रेज जो कि बहुत ही वाचाल समझते हैं ना, बातूनी, वो आया, सर थॉमस रो। और सर थॉमस रो ने जहांगीर को अपने देश की, अपने राजा की इतनी बातें बताई। यहां एक बात और है, यह बात भी पता चल गई थी कि जहांगीर को गिफ्ट लेने का बड़ा शौक है, बात समझ रहे, उपहार लेने का बड़ा शौक है। तो जहांगीर को उसने उपहार दे दे के खुश किया और अंततः उसने जहांगीर से जो है वो अंग्रेजों के लिए व्यापार करने का पट्टा जो है उसको हासिल कर लिया। यानी कि अब अंग्रेज जो है ऑब्वियसली बात है शुल्क तो चुकाएंगे, परंतु अब वो भारत के किसी भी कोने में व्यापार कर सकते। अंग्रेजों ने इस दौरान सिर्फ मुगलों से ही नहीं, जो स्थानीय शासक थे, जो नवाब, निजाम, राजा, महाराजा वर्ग था, उससे भी अपना संपर्क करना शुरू किया और भारत में खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया। दोस्तों, यही बात अंग्रेजों को पुर्तगालियों से अलग करती थी। पुर्तगाली जहां जोर जबरदस्ती कर धर्म परिवर्तन कराकर अपनी जिसको आप कहें कि जड़ें मजबूत करना चाहते थे, अंग्रेज शुरुआत में स्ट्रिक्टली व्यापारी होकर सामने वाले के धर्म, उसके रीति रिवाज का सम्मान कर भारत में अपने आप को स्थापित कर पाए। और धीरे धीरे अंग्रेजों ने जहां जहां पर भी अच्छे बंदरगाह थे वहां पर लगातार अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। धीरे धीरे जो है भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। साथ ही साथ जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसमें कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ने लगी। साथ ही साथ ये वो दौर था भारतीय इतिहास का जब भारत में मुगलों का भी पतन हो रहा था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद तो आप समझ लीजिए कि मुगलिया सल्तनत बिल्कुल बिखर गई थी। छोटे छोटे राज्य आजाद हो रहे थे। आप देखें तो बुंदेलखंड में स्वतंत्र सत्ता राजा छत्रसाल स्थापित कर लेते हैं। जाट, दिल्ली और उसके आसपास एक नई जाट रियासत, दक्कन में मराठे, आगे चलकर हैदराबाद में निजाम, अवध के अंदर बुरहानुल मुल्क, और इसी प्रकार से कई छोटे छोटे स्थान मुगलों का ऊपर से हाथ हटते ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते। अंग्रेजों के लिए और फायदा था,
क्योंकि अब जितने राज्य हैं आपको उतने राज्यों से आपस में अब आपको मित्रता स्थापित करनी है। और हर राजा को हमेशा एक भय लगा रहता था कि कहीं पड़ोसी राज्य मेरे पे आक्रमण नहीं कर दे, तो उनको भी एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो हमेशा उनकी सहायता कर सकते और रिलायबल हो। अंग्रेजों से बेहतर कौन हो सकता था, क्योंकि ये तो विदेशी हैं, इन्हें हमारे यहाँ की राजनीति से क्या लेना देना। पर वास्तविकता ये है कि भारतीय राजाओं को लग रहा था कि यहाँ की राजनीति के चाणक्य तो हम ही हैं, परंतु उन्हें पता नहीं था कि अंग्रेज इस राजनीति के शय और मात के खेल में उनसे कहीं आगे थे। और अंग्रेजों को जब यह लगा कि अब राजनीति बहुत हो गई, अब सीधा सीधा युद्ध होना चाहिए, तो प्लासी और बक्सर के युद्ध में जीत हासिल करके उन्होंने यह साबित कर दिया कि समय आने पर वो युद्ध भी कर सकते। हालांकि आगे चलकर आप देखें तो हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया, मराठों ने अंग्रेजों को हराया, तो अंग्रेज कुछ टाइम के लिए दब गए, परंतु फिर से वही अपनी कूटनीति, विश्वासघात, संधि कुछ की थी और संधि की शर्तों का पालन नहीं करना, इस प्रकार की चीजें करके उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। आगे चलकर आप देखेंगे कि ये एक अच्छा सा मैप है। आप देखें तो ये जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है, ऑलमोस्ट पूरा भारत ही दिख रहा होगा। ये अंग्रेजी शासन था भारत में, जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल था। और ये जो पीले कलर में आपको दिख रहे हैं, ये भारत में वो प्रिंसियरली स्टेट या रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए, या एक तरह से कहना गलत नहीं होगा कि अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, कोई गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, अंग्रेजों को जो मौके मिले पुर्तगालियों की गलती के कारण, भारत में मुगलों के पतन के कारण, भारत में राजाओं की आपसी लड़ाई के कारण, उस हर मौके को अंग्रेजों ने भरपूर भुनाया और भारत में एक लंबे समय तक वो शासन कर पाए। 1947 में अंग्रेज भारत से बाहर निकले। आए कब थे? 1608 में। देखिए, अंग्रेजों के साथ ही साथ एक और शक्ति जो है वो भारत में आई। हालांकि अंग्रेजों के काफी बाद में ये लोग भारत में आए थे, ऑलमोस्ट 1664-65 आ चुका था उस समय तक। ये थे फ्रांसीसी। अगर अंग्रेजों के बराबर यूरोप में अगर कोई महाशक्ति थी तो वो फ्रांस की। परंतु अंग्रेज और फ्रांस जो है, इंग्लैंड और फ्रांस जो है, इनके बीच में कभी संबंध दोस्ताना नहीं रहे, आपस में हमेशा लड़ते ही रहते थे। और उसका असर भारत की राजनीति पर भी देखने को मिला। अंग्रेजों की देखा देखी इन्होंने भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करी, परंतु ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से थोड़ी सी अलग थी। कैसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो हिस्सेदार थे उसमें कई सारे व्यापारी भी थे। ब्रिटेन का राज परिवार तो था ही था, परंतु व्यापारी भी काफी सारे हिस्सेदार थे। भारत के अंदर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑपरेट करती थी तो जो कि बोर्ड का सदस्य, जो भी बोर्ड होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो अपने निर्णय अपने आप ले लेता था, उनको राजा वगैरह से पूछने की जरूरत नहीं थी, वो भी तो सदस्य है ना। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ऐसा नहीं है। अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो किंग से पूछना पड़ेगा, राजा से पूछना पड़ेगा। इसलिए कई बार जब निर्णायक डिसीजन लेने थे तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी डिसीजन ही नहीं ले पाई। खास करके जब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध हुए, उस समय तो बड़ी भयंकरी हुई थी, ये डिसीजन ही ले पाए। आगे बताऊंगा मैं आपको, कुछ युद्ध हुए थे इनके बीच में तब। तो दोस्तों, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। पहली फैक्ट्री इन्होंने 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा स्थापित करी। गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर मछलीपट्टनम में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली। तो धीरे धीरे भारत का जो पश्चिमी और पूर्वी तट था, इसके अंदर इन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। ऑब्वियस सी बात है कि अंग्रेजों से इनका टकराना स्वाभाविक था, क्योंकि ये वो समय है जब अंग्रेज भी भारत में अपनी सत्ता का विस्तार कर रहे हैं। कुछ रियासतों के दोस्त अंग्रेज बने हुए हैं तो कुछ रियासतों के दोस्त फ्रांसीसी बने हुए हैं, और इन्हीं का आपसी झगड़ा लेकर ये दोनों जो ताकतें हैं वो भिड़ी, जिन्हें कर्नाटक के युद्ध कहा जाता है। कर्नाटक के 3 युद्ध लड़े गए हैं। वास्तव में नाम तो कर्नाटक के युद्ध, पर इसमें लड़ाई जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की हो रही। हालांकि जो दूसरा युद्ध था उसमें तो वास्तव में कर्नाटक के नवाब का जो मुद्दा है कि नवाब कौन बनेगा, उसको लेकर 2 पक्षों के बीच में झगड़ा था।
इस वजह से एक पक्ष ने अंग्रेजों का साथ लिया, एक पक्ष ने फ्रांसीसियों का साथ लिया। परंतु जो पहला और तीसरा अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध लड़ा गया, उसके पीछे के जिम्मेदार कारण भारत में थे ही नहीं। यूरोप के अंदर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध चल रहा था, इस वजह से यहां पर भी शुरू हो गया। यूरोप के अंदर युद्ध को समाप्त करने की संधि हुई तो भारत में भी वो संधि अप्लाई हो गई। हालांकि जो तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ ना, उसकी एक निर्णायक लड़ाई हुई 1760 में। 1760 की ये जो लड़ाई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई, इसे वॉन्डी वॉश की लड़ाई कहा जाता है। अंग्रेज सर आयर कूट के नेतृत्व में फ्रांसीसी बुरी तरह से हारे। और यही मैं उन जो इंसिडेंट की बात कर रहा था ना, जब इनको डिसीजन लेना चाहिए था। एक फ्रांसीसी गवर्नर था ड्यूप्ले, जिसने बहुत ही ऑफेंसिव नीति अपनाई थी अंग्रेजों को काउंटर करने के लिए, और वो सक्सेसफुल भी था। परंतु उसके द्वारा कुछ एक तो डिसीजन भी गलत हुए, जैसे चेन्नई के ऊपर घेरा डालना था मद्रास के ऊपर, और उसमें वो विफल रहा। इस वजह से किंग लुई नाराज हो गए और ड्यूप्ले को वापस बुला लिया। अब फ्रांसीसी मोर्चा जो खुला हुआ है, जो युद्ध चल रहा है, उसमें कोई डिसीजन लेने वाला ढंग का आदमी नहीं है, और जब तक किसी आदमी को भेजा गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आगे चलकर ये लास्ट में वॉन्डी वॉश की लड़ाई हुई और फ्रांसीसी हमेशा के लिए भारत में हार गए। हालांकि वॉन्डी वॉश के बाद भी अंग्रेजों की कुछ बस्तियां थी, जैसे पौंडीचेरी थी, चंद्रनगर था, है ना। इन जगहों पर अंग्रेजों ने कहा कि आप किसी प्रकार की सेना नहीं रखेंगे, इसका फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे, किलेबंदी नहीं करेंगे, बाकी आप व्यापारी के रूप में आप यहाँ से व्यापार करिए, हमें कोई जिसको कहते हैं तकलीफ नहीं है। तो आगे चलकर भी जो है फ्रांसीसियों ने यहाँ पर पौंडीचेरी, कराईकल, यनम, माहे, यहाँ से उन्होंने व्यापार किया। इसके आगे वो व्यापार अपना बढ़ा नहीं पाए। धीरे धीरे जब ये वॉन्डी वॉश की लड़ाई हुई, अंग्रेज भारत के अंदर लगातार युद्ध करते रहे, नए टेरिटरी को जीतते रहे, और अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन स्थापित किया, तो फ्रांसीसियों ने अपने आप को यहाँ से समेटना ही उचित समझा। हालांकि स्वतंत्रता तक फ्रांसीसियों के पास जो है ये पौंडीचेरी, कराईकल और यनम जो है बस्तियां ये रही थी, और आज भी आप अगर पौंडीचेरी जाएं तो यहाँ पर आपको फ्रेंच कल्चर जो है वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी बात कि भारत में किस प्रकार से यूरोपीय शक्तियां आईं। इसका एक पार्ट हमने किया था जिसमें हमने बात करी कि किस प्रकार से भारत में पुर्तगाली और डच आए। पुर्तगाली और डच के बाद डेनिश लोग आते हैं। हालांकि डेनिश लोगों का कोई खास यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं था, डेनिश यानी डेनमार्क के लोग, इसलिए मैंने उनको स्किप कर दिया, और फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी लोग आए। तो दोस्तों, आप ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि अगर भारत में अंग्रेज़ों की जगह फ्रांसीसी स्थापित हो जाते या पुर्तगाली स्थापित हो जाते, या इनमें से कोई भी स्थापित नहीं होता, तो भारत का इतिहास कैसा होता? आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजें। तो दोस्तों, इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।